हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजन। वंस अगेन वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं वाइगोस्की की थ्योरी, जिसमें कि एक दो टर्म्स मेन हो चुकी थी, जैसे कि ZPD है, स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए ZPD क्या होता है। ZPD होता है एक डिफरेंस, किसके बीच का। ये एक डिफरेंस है जिस लेवल तक बच्चा खुद कर पा रहा है और हिंट या हेल्प के बाद जिस लेवल तक हम उसे पहुंचाते हैं, उसके बीच का ये जो जोन होता है, ये जो क्षेत्र होता है, वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं स्कैफोल्डिंग पे। देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ये एक होती है हिंट या हेल्प या सपोर्ट जो कि हम बच्चे को देते हैं। जिस लेवल का बच्चा टास्क खुद कर पा रहा है उससे एक स्टेप ऊपर उठने के लिए या थोड़ा सा आगे बच्चे को पहुंचाने के लिए हम उसे थोड़ी सी सपोर्ट करते हैं, थोड़ी सी हेल्प करते हैं, वही होती है स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे कम करके हटा दी जाती है। जब बच्चा उस काम को अच्छी तरह से फ्रीली करने लग जाता है तब हम स्कैफोल्डिंग हटा भी सकते हैं। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं MKO। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं MKO क्या होता है। मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब आपको कोई टास्क सिखा रहा है तो जो इंसान आपको सिखा रहा है कुछ भी, वो आपसे ज्यादा जानकार होगा तभी तो सिखा रहा है ना। उसे आपसे ज्यादा नॉलेज होगी तभी तो सिखा रहा है ना। आप टेट या CTET की कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कोचिंग आप कर रहे हैं सपोज दैट, तो जो भी वहां पे इंग्लिश का टीचर होगा आपसे ज्यादा इंग्लिश उसे आती होगी, मतलब वो आपके लिए MKO है। मैथ का टीचर आपसे ज्यादा मैथ आती होगी, मतलब वो MKO है। कभी कभी तो आपके छोटे भाई बहन को आपसे ज्यादा अगर आ रहा है, उसे नॉलेज है किसी टास्क के बारे में, तो वो आपके लिए MKO है। ठीक है, सपोज दैट 5th क्लास का बच्चा है, उसे टेंसेस बहुत अच्छे से आ रहे हैं। 6th क्लास का बच्चा, उसे टेंसेस नहीं आ रहा है। अब क्या होगा, 5th क्लास का बच्चा किसी 6th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, 5th क्लास का बच्चा हो जाएगा MKO। किसके लिए, 6th क्लास के बच्चे के लिए। आया समझ। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। MKO refers to someone who have a higher level higher ability level than the learner, मतलब लर्नर से ज्यादा उसके पास एबिलिटी होगी तभी ना वो होगा MKO, तभी तो वो अधिक जानकार व्यक्ति माना जाएगा। सीखने वाले की तुलना में उच्च क्षमता के स्तर वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये बच्चा जो है, बच्चा चलना सीख रहा है, उसे सिखा कौन रहा है, उसके पेरेंट्स। तो मतलब बच्चे के लिए MKO कौन हो गया, उसके पेरेंट्स हो गए। ठीक है, बिकॉज उन्हें अच्छे से चलना पहले से ही आता है, तभी ना वो बच्चे को चलना सिखा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गए बच्चे के लिए MKO। चलो इतना समझ आया। ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MKO। देखिए MKO क्या होता है। MKO वो इंसान होता है, वो पर्सन जिसे आपसे ज्यादा नॉलेज हो। किसी टास्क को आप सीख रहे हैं, उस टास्क में या उस क्षेत्र में उसे ज्यादा नॉलेज होगी तभी ना आपको सिखा रहा है। सपोज दैट कोई आपको स्कूटी चलाना सिखा रहा है, तो जो सिखा रहा है उसे पहले से आ रही होगी ना चलाना स्कूटी, तभी तो आपको सिखाएगा। 4 व्हीलर आप अगर सीख रहे हैं तो किसी ऐसे पर्सन से सीखेंगे जिसे पहले से ऑलरेडी उसके बारे में कुछ नॉलेज हो, वो आपके लिए हो गया MKO। अब स्कैफोल्डिंग देख लेते हैं। स्कैफोल्डिंग वो हेल्प या सपोर्ट जो कोई इंसान तुम्हें दे रहा है किसी टास्क को किसी हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए। सपोज दैट आप बिना कोचिंग के 90 या 80 90 या 100 मार्क्स आप ले आते हैं CTET में। ठीक है, आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, आप 100 मार्क्स ले आए। फिर क्या हुआ, आपने सोचा कि यार 100 मार्क्स तो कम है, अब हमें 120 प्लस या 130 प्लस लाना है। अब आप क्या करेंगे, किसी कोचिंग को आपने ज्वाइन कर लिया या यूट्यूब पे किसी चैनल से आप पढ़ने लग गए। आप पढ़ने लग गए, तब आपने क्या किया, आपका रिजल्ट अच्छा आया, काफी अच्छा आया, मतलब क्या लिया आपने, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, किसी से आपने हिंट ली, हेल्प ली किसी कार्य को थोड़ा सा हाई लेवल तक करने के लिए। आप 90 या 100 मार्क्स खुद से ला रहे थे, ठीक, वो था आपका लेवल। अब आपने थोड़ी सी किसी की हिंट ली और आप उस लेवल से हायर लेवल तक पहुंच गए जहां तक आप जा सकते थे। ठीक है, बट किसी की हिंट के द्वारा। आप अकेले या सिंगल आप नहीं जा सकते, आप सेल्फ स्टडी से 130 मार्क्स नहीं ला सकते थे, आपको पता चला तभी ना आपने कोचिंग ज्वाइन की। अब आपका 130 मार्क्स आ गया तो आपने क्या लिया, स्कैफोल्डिंग।
और जो ये जोन था बीच का, मतलब खुद से जो तैयारी कर रहे थे और कोचिंग के द्वारा तैयारी करने के बीच में ये जो जोन था, यही आपका ZPD हुआ, यही हुआ आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए इस फिगर में हम देख लेते हैं। देखिए ये बच्चा खुद से बैठ पा रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 किसी की सपोर्ट लिया, किसी की हेल्प के बाद अब ये खड़ा हो लेने लगा। तो बैठने से खड़े होने के बीच का ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है यही होता है जोन। ये जोन है किसका? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। मतलब जो 1 साल का बच्चा है वो खुद से बैठ तो पा रहा है बट खुद से चल नहीं पा रहा, उसे किसी ने सिखाया तब वो चलने भी लग गया। ठीक, अब वो चलने भी लग गया, तो जिसने भी सिखाया, जिसने भी हिंट दी, जो सपोर्ट दिया गया उसे, वो हो गया स्कैफोल्डिंग। जिसने चलना सिखाया वो हो गया MKO। और ये जो डिफरेंस था बैठने से खड़े होने के बीच में जो ये क्षेत्र था वो हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, इतना समझ आया? तीनों ही टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और भी जो भी टीचिंग के एग्जाम्स हैं सारे में ही समझिए कि ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से कुछ ना कुछ तो आना ही आना है। बट सीटेट में तो 100% आता ही आता है। ठीक है, वाइगोसी से 1 से 2 क्वेश्चन आना है, और वाइगोसी में किसमें? ZPD या स्कैफोल्डिंग या MKO, तीनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है। चलो अब आगे देख लेते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वाइगोस्की से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? कोऑपरेटिव लर्निंग होती है सहकारी शिक्षा। सहकारी शिक्षा क्या होती है ये भी जान लिया जाए। देखिए एक क्लास में ग्रुप बना है, सपोज दैट 3 बच्चों का ग्रुप है। अब सहकारी शिक्षा में क्या होता है कि सारे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। ये बच्चा इससे भी सीख रहा और ये बच्चा इनसे सीख रहा। अब इधर क्या हुआ, ये जो तीसरा बच्चा है ये इससे भी सीख रहा है, एक सेकेंड, और ये इस दूसरा बच्चा तीसरे से भी सीख रहा है। अब इधर क्या हुआ, ये बच्चा इससे भी सीख रहा है, इससे, मतलब 3 बच्चे तीनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये होती है कोऑपरेटिव लर्निंग। जितने बच्चे होते हैं क्लास में सारे बच्चे मिलकर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, वो हो गई कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, वाइगोस्की ने वैसे भी कोऑपरेशन पे ज्यादा ध्यान दिया कि बच्चे मिलजुल कर, मतलब समूह में ज्यादा सीखते हैं, अच्छे सीखते हैं, समाज से ज्यादा सीखते हैं, ना कि अकेले में। ठीक, सेकंड है रेसिप्रोकल लर्निंग। अब देखिए बच्चे तो एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ रेसिप्रोकल लर्निंग में आ जाता है पारस्परिक शिक्षण। मतलब यहाँ पे एक टीचर भी हो जाती है। ठीक, ये हो गई टीचर जी। ठीक, अब इसमें क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से तो सीख रहे होते हैं पर वो क्या सीख रहे, मतलब टीचर से भी सीख रहे होते हैं। यहाँ पे टीचर भी सिखा रही बच्चों को, इधर इस बच्चे को सिखा रही, इस बच्चे को सिखा रही, इस बच्चे को सिखा रही। मतलब क्या हुआ पारस्परिक शिक्षा में, रेसिप्रोकल लर्निंग में, कि बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं प्लस टीचर से भी सीख रहे हैं, और प्लस यहाँ पे क्या होता है कि टीचर भी बच्चे से सीख रही होती है। ठीक है, टीचर भी बच्चे से सीख रही होती है कि बच्चे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें टीचर को भी कुछ सीखने को मिल गया। तो पारस्परिक शिक्षण में या रेसिप्रोकल लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं प्लस वो टीचर से भी सीखते हैं, और यहाँ टीचर भी बच्चों से सीखती है। ठीक है, रेसिप्रोकल लर्निंग में ये होता है। अब आता है पीयर ट्यूटरिंग। देखिए पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखा रहा होता है। कैसे? हाई लेवल का बच्चा, सपोज दैट किसी बच्चे को नॉलेज किसी सब्जेक्ट में जाता है, किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में जाता है। ठीक है, इसमें एज से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है कि छोटे बच्चे को, मतलब बड़े स्टैंडर्ड का बच्चा ही सिखाएगा, सेकेंड क्लास के बच्चे को 5th क्लास का बच्चा ही सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उल्टा भी हो सकता है। सपोज दैट 5th क्लास के बच्चे को टेंसेस बहुत अच्छे से आ रहे हैं, पर 8th क्लास का बच्चा यहाँ पे बैठा है। देखिए ये 5th क्लास का बच्चा, इसे टेंसेस बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बट 8th क्लास का बच्चा इसे टेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5th क्लास का बच्चा 8th क्लास के बच्चे को जब टेंसेस सिखाएगा, ये होता है पीयर ट्यूटरिंग। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 8th क्लास का बच्चा ही 5th क्लास के बच्चे को सिखाए, नहीं, 5th क्लास का बच्चा भी 8th क्लास के बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा सकता है। हाँ, तब जब 5th क्लास के बच्चे को उस लेवल का अच्छे से आ रहा होगा। अब यहाँ पे 5th क्लास के बच्चे को टेंसेस बहुत अच्छे से आ रहे हैं, हालांकि टेंसेस 8th क्लास में भी होते हैं। 8th क्लास के बच्चे को टेंसेस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 5th क्लास का बच्चा जब इस, मतलब अपने से ज्यादा स्टैंडर्ड वाले बच्चे को टेंसेस सिखाएगा तो वो क्या हो जाती है, पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, यहाँ पे 8th क्लास का बच्चा भी 5th क्लास वाले को सिखा सकता है, ऐसा नहीं है कुछ, दोनों ही एक दूसरे को सिखा सकते हैं। लेकिन
जिसे ज्यादा नॉलेज होगी वो कम नॉलेज वाले बच्चे को सिखाएगा। ठीक है, अब किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो जिसे मैथ अच्छे से आती होगी वो किसे सिखाएगा? जो मैथ में वीक होगा। ठीक, वो होता है मित्र शिक्षक, मतलब पीयर ट्यूटरिंग। ये चीज हो गई। अब आते हैं निर्देशित शिक्षा में। देखिए, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे होते हैं इसमें, लेकिन वहां पे टीचर भी होती है। देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए ये बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे एक दूसरे से यहाँ पे सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइड में टीचर भी हैं जो इंस्ट्रक्ट कर रही है पूरी क्लास को। ठीक, कि बेटा आप ऐसे सीखिए, बेटा आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। मतलब टीचर यहाँ पे गाइड कर रहा होता है, लेकिन बच्चे एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। ये होती है गाइडेड इंस्ट्रक्शंस या गाइडेड लर्निंग, जहाँ पे गाइड मतलब एक टीचर गाइड कर रहा होता है पर बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक, ये आया समझ निर्देशित शिक्षा। देखिए मित्र शिक्षक, फिर से देख लीजिए। मित्र शिक्षक में क्या होता है पेयर ट्यूटरिंग में, कि एक लो लेवल वाले बच्चे को हाई लेवल वाला बच्चा उसे सिखा रहा होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, जिसे जो लो है उस टॉपिक में पढ़ने में, जो लो है मतलब जिसे उस बारे में नॉलेज नहीं है, उसी टॉपिक के बारे में जिसे ज्यादा नॉलेज है वो उसे सिखा रहा होता है कम नॉलेज वाले बच्चे को। ठीक, ये हो गया पीयर ट्यूटरिंग। रेसिप्रोकल लर्निंग में क्या होता है कि टीचर बच्चे से, बच्चे टीचर से सीखते हैं, बच्चे बच्चों से भी सीखते हैं। रेसिप्रोकल में ये होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे बच्चों से आपस में सीख रहे होते हैं। ठीक, कोऑपरेटिव में बच्चे बच्चों से आपस में सीख रहे होते हैं। रेसिप्रोकल में बच्चे बच्चों से सीखते हैं प्लस टीचर से भी सीखते हैं, और यहाँ पे टीचर भी सीखती है बच्चों से। मित्र शिक्षक में मतलब किसी स्टूडेंट ही सीखता है दूसरे स्टूडेंट से जिसे ज्यादा नॉलेज हो उससे। निर्देशित शिक्षा मतलब गाइडेड इंस्ट्रक्शन में बच्चे बच्चों से सीख रहे होते हैं, बट वहां पे गाइड कौन कर रहा होता है? टीचर। ठीक है, कि आप ऐसे सीखिए, आप ऐसे सीखिए। आया समझ? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, अच्छे से इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। देखिए पियाजे कौन थे? कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, इनका मानना था कि बच्चे अपना नॉलेज बनाते हैं, पर कैसे? इनका मानना था कि समाज में रह के बच्चा नॉलेज बनाता है, सामाजिक लोगों को देख के। ठीक है, अपना नॉलेज का खुद वो रचना करता है, अपने ज्ञान की रचना करता है। अब आप अपनी क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इनकी थ्योरी को आप अडॉप्ट किए हुए हैं, वाइगोस्की की थ्योरी को अडॉप्ट करके आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे? आप बच्चों को पढ़ाएंगे डिस्कवरी लर्निंग द्वारा, प्रोजेक्ट्स देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, बट ये सारा कुछ कैसे होगा? ग्रुप में होगा। ठीक है, ये सारा कुछ पियाजे ने भी बताया है, लेकिन वाइगोस्की फोकस किस पे करते हैं? समाज पे, कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। आप अगर बच्चे को कहेंगे डिस्कवरी लर्निंग करिए, कुछ खोज द्वारा सीखिए, फिर भी उसमें क्या होंगे? बच्चों का एक ग्रुप होगा। ठीक, दूसरा प्रोजेक्ट देंगे, आप ग्रुप में देंगे बच्चों को प्रोजेक्ट कोई। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आप बच्चे के सामने क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होना जरूरी है। ठीक है, बच्चों का पूरा ग्रुप हो, तब आप उन्हें प्रॉब्लम दीजिए, सारे बच्चे एक दूसरे से मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ उसमें सीखेंगे। आप कोई एक्टिविटी दे रहे हैं तो आप एक सिंगुलर एक इंडिविजुअल को एक्टिविटी ना देके पूरी क्लास को एक्टिविटी दीजिए। ठीक है, मिलजुल के बच्चे करना पसंद करते हैं और अच्छे से सीखते भी हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अगर आप कॉन्स्ट्रक्टिविज्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो वहां पे टीचर क्या होगा? एक सुविधादाता के रूप में। ठीक है, टीचर्स एज फैसिलिटेटर, कि टीचर पूरी तरह से किसी भी टास्क को बच्चे को नहीं कराएगा, बच्चे से कहेगा बेटा आप इसको खुद करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा या हिंट करूंगा। ठीक, टीचर वहां पे फैसिलिटेट करता है, मतलब सुविधा प्रदान करता है, लेकिन करना सारा कुछ स्टूडेंट को रहता है। नेक्स्ट है असेस चाइल्ड्स जेडपीडी। देखिए बच्चा किस लेवल तक किसी टास्क को कर पा रहा है। ठीक है, जिस लेवल तक वो कर पाएगा उससे एक लेवल ऊंचा टास्क आप दीजिए, एक लेवल हाई टास्क आप दीजिए। बच्चे का जेडपीडी असेस करना बहुत जरूरी है। मतलब बच्चे का जो भी आप क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो वहां पे आप क्या असेस करेंगे? आप प्रीवियस नॉलेज उसका असेस करिए। कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए प्रीवियस नॉलेज असेस करिए कि बच्चे को इस बारे में कितना नॉलेज है पहले से। जब आप प्रीवियस नॉलेज असेस करेंगे, जब प्रीवियस नॉलेज आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है, तो आप उसी लेवल से पढ़ाएंगे अब बच्चों को उसके आगे। ठीक है, एक लेवल आगे आप पढ़ाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को टेंसेस नहीं आ रहे हैं और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने चल दिए, तो ऐसा करना गलत होगा। इसलिए बच्चों का जेडपीडी मतलब उसका जो जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, वो नापना बहुत जरूरी है कि किस हद तक हम पढ़ाएं, किस हद तक बच्चों को समझ आएगा, किस हद तक बच्चों को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं गिव टास्क अबाउट जेडपीडी। जो भी जेडपीडी मतलब बच्चों का जो भी लेवल है प्रेजेंट, उससे थोड़ा सा ऊपर का टास्क आप दीजिए, ताकि बच्चे कुछ खोजबीन करके एक दूसरे से सीख के उसको सॉल्व करना पसंद करें। ठीक है, आप डेली बच्चों को होमवर्क में नंबर्स लिखने को दे रहे, बेटा 1 to 100 नंबर्स लिख के आइए, नंबर्स। अरे बच्चों को नंबर्स आ गया तो आप आगे बढ़िए ना। आप बच्चे को टेबल दीजिए, 2 का टेबल दीजिए, 3 का टेबल दीजिए, वो भी आ रहा है 5 का टेबल दीजिए। अब इतना बच्चों को आ चुका है, प्लस माइनस करना सिखाइए, है ना। तो धीरे धीरे करके बच्चों को एक एक लेवल बढ़ाते जाना होता है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को जो चीज आ गई वो आप वही सिखाए जा रहे हैं, वही सिखाए जा रहे हैं, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प। जो भी बच्चे को आपने टास्क दिया है उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको हेल्प प्रोवाइड करिए, आप उसको हिंट दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, ताकि बच्चा अच्छे से उस टास्क को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ये तो हो गई एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब देख लेते हैं वाइगोस्की की क्रिटिसिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म की स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। क्रिटिसिज्म देखते हैं कि कुछ लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है कि इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान नहीं दिया। और हाँ, एक चीज और, जो चीजें वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में छोड़ दी हैं वो है पियाजे की थ्योरी में, एंड जो चीजें आपको पियाजे की थ्योरी में नहीं मिलेंगी वो आपको मिलेगी वाइगोस्की की थ्योरी में। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा, इग्नोरेंस ऑफ स्टेज डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने पूरा सब स्टेज पे ही डेवलप करी अपनी थ्योरी। इसके स्टेज डेवलपमेंट दिया कि इस साल से इस साल तक का बच्चा ये कर लेता है, इस साल से इस साल का बच्चा ये कर लेता है, पूरा स्पेसिफाई किया है कि मतलब स्टेज वाइज। बट वाइगोस्की ने ईयर का कहीं भी, एज का कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया कि किस एज में बच्चा क्या कर पाएगा, किस टाइप का टास्क कर पाएगा, किस ईयर में हमें किस हद तक स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए, ऐसा कुछ वाइगोस्की ने नहीं बताया है। ठीक है, तो इन्होंने विकास के चरणों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, पूरी तरह से उनको किया है इग्नोर। ओके, नेक्स्ट है इग्नोर्ड बायोलॉजिकल मैचुरेशन। देखिए वाइगोस्की जो है पूरा अपना ध्यान कहाँ पे सेंटर्ड किए हुए हैं, सोसाइटी पे, सोशल पे। ठीक है, इन्होंने मतलब बायोलॉजिकल मैचुरेशन को ध्यान दिया ही नहीं, उसको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। ठीक, तो ये हो गई इनकी एक क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है सामाजिक भावनात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया। देखिए कोई टास्क होता है तो आपके इधर उधर जो भी पर्सन है, कुछ लोगों से आप घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी में, बट कुछ लोगों से आप घुलना मिलना चाहते हैं। बट वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा सोसाइटी से सब कुछ सीखता है। मतलब ये इन्होंने नहीं बताया कि कुछ लोगों को हम पसंद करते हैं उनसे सीखना चाहते हैं, कुछ लोगों को हम ना पसंद करते हैं उनसे हम कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया। मतलब जिनसे हम इमोशनली ज्यादा अटैच रहते हैं उनसे हम ज्यादा अच्छे से सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब आपकी क्लास में कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिनका पढ़ाया बहुत अच्छे समझ आ जाता होगा, बट उनमें ही कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिनका पढ़ाया कुछ समझ नहीं आता होगा। ठीक है, तो कुछ टीचर से आप अटैच्ड होंगे कि ये टीचर तो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, इनका पढ़ाया तुरंत समझ आ जाता है। तो इन्होंने इन पहलुओं पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, भावनात्मक पहलू को इन्होंने बिल्कुल कर दिया इग्नोर, वाइगोस्की जी ने। तो कुछ एक इनकी क्रिटिसिज्म है, और एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि कुछ थ्योरी इनकी ऐसी है जो अनडेवलप्ड रह गई, जो डेवलप हो ही नहीं पाई या जो ट्रांसलेट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेथ है वो काफी जल्दी हो गई थी, ये शायद 37-38 के साल में हो गई थी इनकी डेथ, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था इनको। इस वजह से इनकी कुछ थ्योरीज अनडेवलप्ड रह गई, कुछ थ्योरीज का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, तो कुछ ये भी इनकी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो होती है वाइगोस्की की थ्योरी यहीं पे खत्म। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय बाय।